सबसे पहली बात ये कि फ़िलोसॉफ़िकली फ़लसफ़ियाना सतह पर म्यूज़िक की बुनियादी तौर पर 3 सतहें हैं। यानी अब और जब मैं ये कह रहा हूँ कि फ़लसफ़ियाना सतह पे, तो ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि मैं कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ी के तहत कह रहा हूँ, यूरोपियन फ़लसफ़े के तहत। मेन स्ट्रीम फ़लसफ़ा इंटरनेशनली माना भी उसी को जाता है। इसमें तासुबात भी हैं दुनिया के, मगर ये फैक्ट है कि हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा, चाइनीज़ फ़लसफ़ा, जापानीज़ फ़लसफ़ा, इवन अमेरिकन फ़लसफ़ा, उसको मेन स्ट्रीम फ़िलासफ़ी नहीं समझा गया। कॉन्टिनेंटल, और ये उनका एहसास बरतरी है कि यूरोपियन की बजाय वो कॉन्टिनेंटल कहते हैं, जब कॉन्टिनेंटल से मुराद यूरोपियन। तो मुझे ये इस तरह पसंद नहीं है, इसलिए मैं आमतौर पर कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ी की बजाय यूरोपियन फ़लसफ़ा कहता हूँ। एक ही बात। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ी, मौसीकी की वो कहते हैं कि कम अज़ कम 3 सतहें हैं। एक टेक्निकल, जो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल टाइम कम है। एक ग्रामेटिकल, ये हमेशा होता है कि जब आप बच्चे को शुरू कराएंगे, वो तो खैर तमाम उलूम व फ़नून में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो एकदम से डिस्कशन नहीं शुरू कर देंगे। ABCD पहले इंडोक्ट्रिनेशन ही होगा, क्योंकि अगर आप ये बताएं ना कि ABC क्या है, तो ये तो बहुत PhD लेवल का ही क्वेश्चन है, ये क्या है अलिफ बे। इसी तरह आप ये शुरू कर दें कि सारे गामा क्या है, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो इनिशियली जैसे तमाम कुछ चीज़ों में होता है, म्यूज़िक में भी ऐसे ही, चाहे गोरे का म्यूज़िक हो, कुछ हो, तो स्टेज ऑफ डिसिप्लिन ही है जिससे आप लेके चले। जब आप रूटीन से फ़लसफ़ा कहता है कि आप वो काम करेंगे, तो आप ये सोचने ज़रूर शुरू करेंगे कि ये डेली में क्या करता हूँ, चाहे तबला बजाएं, गाना गाएं, या सितार बजाएं, या कुछ भी करें। तो वो दूसरी एक स्टेज है, हम उसको बोलते हैं कि वो म्यूज़िक एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की स्टेज, क्योंकि ये भी तो मुमकिन है ना कि आप सुर में हो, लय में हो, मगर राग अलग गा रहे हो, या वो स्वरूप ना बन रहा हो, तब इसका टेक्निकल से ज़्यादा ग्रामर के साथ ताल्लुक़ है। ग्रामेटिक, इसके जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के जो माहिरीन हैं, आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में बदुज़्ज़मान साहब हैं, पारस साहब हैं, पिंडी में महफूज खोकर साहब हैं, तो ये हमारे वो पंडित लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं। और गुलाम हैदर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, वो रेडियो पाकिस्तान वाले। तो ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है कि वो इस चीज़ पे वो कहते हैं राग कितने हैं, रागनियाँ कितनी हैं, बंदिश ग्रामर के मुताबिक आ रही है कि नहीं आ रही है, आरोही अवरोही तानों में ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, वगैरह। तीसरी सतह, खान साहब इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है, और ये अफसोस मैं और तैमूर साहब अलग से भी करते रहते हैं, म्यूज़िक की एक तीसरी सतह है जो कम से कम पाकिस्तान में उस पर डिस्कशन अभी तक, हमें तो ये लगता है कि अभी शुरू भी नहीं हुई। उस पर आज थोड़ी सी बात करनी है। इंडिया मैं नहीं कह सकता, मैं इंडिया जा चुका हूँ, मगर एक बहुत शॉर्ट स्टे में आप उसके कोई किसी मुल्क के बारे में कोई राय नहीं दे सकते, मगर वहाँ भी मुझे लगता है कि ये चूँकि एक ही माइंड सेट है, तो वहाँ फ़िलोसॉफ़िकली म्यूज़िक की एक तीसरी सतह है जो रिलेटेड तो है टेक्निकल और ग्रामेटिकल म्यूज़िक से, मगर बहुत अलग भी है। वो ये है कि इस पे गौर किया जाए कि मौसीकी असल में है क्या, और जब ये कहा जाए कि है क्या, तो आप सारे गामा ना बताएं, और आप ये भी ना बताएं कि आरोही में कितना तो अवरोही में कितना। वो फ़लसफ़ी टोक देगा कि नहीं, ये आप कुछ बॉडी बता रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, स्ट्रक्चरल टेक्निक बता रहे हैं, उसकी ग्रामर बता रहे हैं, मेरा ये सवाल ही नहीं है। अच्छा, ये सवाल फ़िलोसॉफ़िकली और इंटेलेक्चुअली बहुत मुश्किल है। अच्छा, व्हाट म्यूज़िक इज़, अब मसला ये है कि वो नज़र नहीं आता, नॉन विजुअल नहीं है। अभी जैसे आप बात करते हैं, टेंजिबल भी नहीं है, स्कल्पचर को तो कम से कम छू के देख सकते हैं, वो स्पेशल भी नहीं है, स्पेशल नहीं है, विजुअल नहीं है, इमिटेटिव नहीं है, रिप्रेजेंटेशनल नहीं है, और उसको जो गाना बजाना डीपली करते हैं उनको ये पता है कि म्यूज़िक को बुनियादी तौर पर लफ्ज़ों की भी ज़रूरत है। आप लफ्ज़ों को लेके, इस पर मुझे बड़ा अफसोस है कि एस्थेटिक्स और म्यूज़िक को भी लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं। म्यूज़िक की एस्थेटिक्स ये बिल्कुल नहीं होती कि आप लफ्ज़ों को लेके तो आप जज्बात निगारी शुरू कर दें। इस पे तो वो एक रेलिवेंट बात याद आ गई कि ज़िया मुहीउद्दीन साहब ने एक दफ़ा नूर मीम राशिद साहब से, जो हमारे अजीम शायर थे, कहा कि आपकी शायरी बड़ी आला है, मगर और बड़ी आला और अरफा है, मगर दिल पे असर नहीं करती। तो राशिद साहब का आप कैलिबर जान, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने कहा हाँ, मेरी शायरी और फिल्मी गाने में फ़र्क होना चाहिए। तो मैं इस बात पे भी डिसएग्री करता हूँ कि एस्थेटिक्स से मुराद ये ले लेते हैं कि अब जो एक अस्थाई का लफ्ज़ है उसमें मैं कोई एक्ट करना शुरू कर, ये
फिल्मी उसमें बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए फिल्मी गानों में, क्योंकि उस पर वो बनते ही इसीलिए हैं कि उस पर नाचा जाए या एक्ट किया जाए। म्यूज़िक की फ़िलॉसफी ये है कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाएं जो बामानी हो, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर्स के अलावा है ही कुछ नहीं। और वोकल म्यूज़िक अगर बात को थोड़ा सा पूरा कंफ्यूज करता भी है तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक कितनी बड़ी मिसाल है। मैंने ये देखा कि इंटरनेशनली मेरा ख्याल है कि जब प्योर म्यूज़िक कहते हैं तो वोकल म्यूज़िक नहीं कहते, वो इंस्ट्रूमेंटल ही होता है। तबला, सितार, वायलिन। अब इसमें यह है कि इसमें तो कोई भाषा हो नहीं सकती क्योंकि वोकल नहीं है, और इंसानी ज़बान का कोई लफ्ज़ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर मीनिंगफुल और मीनिंगलेस का क्राइटेरियन होगा विदाउट यूजिंग लिंग्विस्टिक मैसेज। ये देखें कैसी बात है। अब एब्स्ट्रैक्शन में ही आप कुछ ऐसे जोड़ बनाएंगे, सितार या तबला या तबले का भी एक सतह पे स्ट्रक्चर ही है मगर उसका रिथमिक स्ट्रक्चर है, कि आप उसके कुछ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनाएंगे जो एस्थेटिकली मीनिंगलेस भी हो सकते हैं, मीनिंगफुल भी हो सकते हैं, रेपिटेटिव भी हो सकते हैं और चीज़ों को लेके आगे भी जा सकते हैं, मगर ये सारी मानवीयत या गैर मानवीयत ज़बान की सतह पे नहीं है। अच्छा, जब और ज़्यादातर आम तौर पर हमें आदत ही होती है कि हम लैंग्वेज से ही तय कर रहे होते हैं कि चीज़ बामानी है या बेमानी है। ये आमतौर पर तो ऐसा ही है कि आप एक फ़िक्रा देखेंगे तो आप 2-3 चीज़ देखेंगे कि इसके ग्रामेटिकली ये ठीक बना हुआ है या इसमें जो कहा गया है उसका कोई मतलब निकलता है। तो इस हवाले से म्यूज़िक एक अजीबोगरीब चीज़ है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये इंसानी जहन की जो मानवीयत है उसमें भी वसअत पैदा करती है, और ज़बान की सतह पे ये फ़िक्रा कहा जा सकता है इट इज़ टू सिंपल टू बी डिस्कस्ड। ये एक सतह पे इतना एक सादा हकीकत है कि इसको फर्दर आप चीज़ों में नहीं तोड़ सकते। तो आगे चलते हैं। मेरा पहला पॉइंट ये था कि फ़िलोसॉफ़िकली म्यूज़िक की अगर 3 सतहें हैं तो एक तीसरी सतह ये बनती है कि इस पर डिस्कस किया जाए थोड़ी देर के लिए, टेक्निक और ग्रामर की बहस को एक तरफ रख के कि म्यूज़िक क्या है। एक बात। पॉइंट 2, टाइम बहुत कम है तो मुश्किल था। पॉइंट 2, फ़लसफ़ा जिस तरह तमाम चीज़ों को टाइम एंड स्पेस, फ़लसफ़ा और साइंस भी, नॉट ओनली फ़िलासफ़ी एंड साइंस जिस तरह तमाम चीज़ों को टाइम एंड स्पेस में बांधता है ना, वो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को भी बांधते हैं। और उसके फ़ायदे अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये सदियों कुछ लोगों ने काम किया है तो उसको मैं जितना मुख्तसर हूँ। मसलन इंसानी ज़िंदगी को तो वो हमेशा देखते ही टाइम एंड स्पेस में। इसकी बहुत आम फहम मिसाल कि इस वक्त भी अगर हम देखें कि हम कहाँ हैं तो स्पेशल हमारा मुकाम है हस्तोनीस, और टाइम ये है कि जो हमने कम से कम एक्सटर्नल टाइम जो घड़ियों पे बांधा हुआ है। फ़लसफ़ा डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को भी टाइम एंड स्पेस में बांधता है। तो स्पेशल आर्ट फॉर्म्स में तो बहुत कुछ आ जाता है। पेंटिंग, डिज़ाइन, स्कल्पचर, एक्टिंग, विजुअल भी है, स्पेशल भी है, डांस। म्यूज़िक वो वाहिद आर्ट फॉर्म है जो सिर्फ टेम्पोरल है। there is no space, there is no visual image to see। अच्छा, अब अगर टेम्पोरल है तो इसकी मिस्ट्री यहाँ से शुरू हो जाती है, और इस हवाले से डिस्कशन के लिए जो बुनियादी कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ी जिसको उर्दू में मुकदमा कहते हैं, बुनियादी प्रेमिसेस जो बनाता है ना, मैं उससे बहुत एग्री करता हूँ। तो वो कहते हैं जब म्यूज़िक से डिस्कस करना है ना तो पहले उसको अंतर करो कि इसका और बाकी आर्ट फॉर्म्स का क्या फ़र्क है। ये बहुत बड़ा फ़र्क तो ये है। अदाकारी हो, डांस हो, डिज़ाइन हो, स्कल्पचर हो, आर्किटेक्चर हो, ये स्पेशल भी है, विजुअल भी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत टेंजिबल भी हैं। तो ये आर्ट फॉर्म ना इमिटेटिव है, ना रिप्रेजेंटेशनल है, ना टेंजिबल है, लिंग्विस्टिक मैसेज की भी ज़रूरत नहीं है, और ये मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म है। इससे वो उससे अलग हो जाएगा। अब फिर वही मसला आ जाएगा कि अच्छा, अगर ना इसकी कोई ज़बान है, ना ये नज़र आता है, ना किसी स्पेस में वो होता है, और ना ही आपको देख सकते हैं, तो असल में ये है क्या? और इसको जब आप जानने की कोशिश करेंगे वो अवामी सतह से ज़रा उठ के, तो आप इसको कैसे जानेंगे? जी जी।
मेरा तीसरा पॉइंट इसी सिलसिले में ये है कि अगर वो पहले दो में अगर हम साथ साथ हैं कि तीसरी सतह पे ये है कि फिर जिस चीज़ को हम म्यूज़िक कहते हैं, वो चाहे वोकल हो, चाहे सोलो तबला हो या इंस्ट्रूमेंटल, तो अब बात दुरुस्त है मगर थोड़ी सी अजनबी लगेगी कि शायद पाकिस्तान में इस तरह ज़्यादा नहीं हमने सोचा। जिस चीज़ को हम म्यूज़िक कहते हैं वो कुछ भी नहीं है सिवाय एक स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर ऑफ नोट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बीट्स एंड दैट्स। बोल उसमें डालते हैं आम आदमी को अट्रैक्ट करने के लिए, बोल के ऊपर जज्बात निगारी करते हैं प्लेबैक सिंगिंग के लिए। वो बुनियादी तौर पर नाचने और अदाकारी के लिए बनाया जाता है, जैसे म्यूज़िक तो डांस के साथ होता है। अच्छा, डांस और म्यूज़िक का भी आपस में अंतर करने से कई चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती हैं। डांस एक ऐसी चीज़ है कि वो स्पेशल भी है, विजुअल भी है, मगर टेम्पोरल भी है। उसमें आप एक बॉडी है और वो ज़ाहिर है किसी न किसी स्पेस में हरकत कर रही है, मगर उसके साथ जो पैटर्न है रिथमिक वो टेम्पोरल है। म्यूज़िक की परेशान कर देने, फिलोसॉफिकली भी म्यूज़िक की बहुत परेशान कर देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पोरल है। इसमें हमें वक्त के गुजरने का एहसास होता है। ये कैसी बात? ये दोनों बातें दुरुस्त है, अजनबी लगे तो लगे। म्यूज़िक में हमारे पास कुछ भी नहीं है सवाए एक स्ट्रक्चर के, वो नोट्स का स्ट्रक्चर और रिदम का स्ट्रक्चर, और सवाए इस एहसास के हमारे पास कोई चीज़ नहीं है कि ये टाइम रिलेटेड है और टाइम गुजर रहा है। साउंड का स्ट्रक्चर नहीं है, साउंड उतार चढ़ो जी। साउंड और सुर तो हम मिलाएंगे उसमें एक ही हो जाता है ना जी, कि साउंड रॉ साउंड को हम सुर में करके तो एक नोट्स का स्ट्रक्चर और साथ ही आपकी जो बीट चल रही एक उसका। अच्छा, अब इसमें यहाँ तक अगर है हम हैं साथ साथ, तो एक मुझे ज़रूरी महसूस हो रहा है कि एक अपना तजर्बा बचपन का बताऊँ। मेरे बहुत छोटी उम्र से गाता हूँ और बहुत ज़्यादा लता जी को पसंद करता हूँ, तो वो मैं उनके गाने सुन के तो सुनता रहता था। एक दिन मेरी बड़ी बहन ने कहा कि लता का गाना तो 3-4 मिनट का होता है, तो मैंने उससे लड़ना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा नहीं वो इतना मुख्तसर नहीं होता। तो उसने कहा कि तू ये पागल हो गया है, ये 3-4 मिनट, छोटे होते हैं फिल्म, 3-4 मिनट का ही गाना होता है। वो वक्त गुजर गया, तो अब ये ज़िंदगी आगे बढ़ी और थोड़ा फ़लसफ़े बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको हो सकता है ये मेरा फ़िलोसॉफ़िकल बायस नज़र आए, आप किसी फील्ड में कोई गैर मामूली काम फ़लसफ़े के बगैर नहीं कर सकते। मैं पूरे यकीन से, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, आर्ट हो, चाहे थ्योरेटिकल फिज़िक्स हो या कुछ हो, चाहे अदाकारी हो। अदाकार लोग बहुत ओंगी पोंगी बातें इसलिए करते हैं कि वो डीप डाउन उन्होंने अपना आर्ट फॉर्म को भी स्टडी नहीं किया होता। ये मैंने जनरली देखा। अब ये देखें, बहुत ज़िंदगी आगे बढ़ी और कुछ मैंने फ़लसफ़ा पढ़ा, तो मैंने रिकॉल किया कि कह तो मेरी बहन ठीक रही थी, तो मुझे इस कदर तकलीफ़ क्या हो रही थी। मसला ये है कि लता जी अपने पूरे सुर के, क्योंकि उनका सुर अपने मुकाम पे लगते हैं, हम सबको लगता है कि हम सुर में गा रहे होते हैं, अक्सर रिलेटिवली बेसुरे होते हैं, उनका सुर लगता है अपने मुकाम पे, जिसकी वजह से वो एक ऐसा माहौल बनाती थी कि मैं उस टाइम सीक्वेंस के, और चूँकि अंदर थोड़ा बहुत गाना था, मैं म्यूज़िक के उस स्ट्रक्चर के अंदर होता था। बहन जी चूँकि सुर से बहुत दूर थी, तो वो बात, तो असल में बात ये हो रही थी कि एक टाइम है जो एक्सटर्नल है। इस पे बरगसा ने बड़ा अच्छा काम किया, मगर मैंने डिस्कवर बाद में किया। एक टाइम है एक्सटर्नल जो गुजर रहा है, जो इस वक्त भी घड़ी में है, और मैं देख रहा हूँ कि 15-20 मिनट से ख़त्म हो जाएगी। एक टाइम मेरे दिल से भी तो गुजर रहा है, जिसके अंदर म्यूज़िक होता है, वो टाइम को उस ड्यूरेशन में महसूस करता है। जिसके अंदर म्यूज़िक नहीं होता, वो टाइम को एक्सटर्नल सतह पे देखता है। तो मुझे बहुत देर बाद समझ आई कि ये झगड़ा क्या होता था। वो कहती थी, तू पागल है, तू बहुत बेवकूफ़ आदमी, 3-4 मिनट के लिए ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर वो वाकई कोई इस सतह का कोई आर्टिस्ट हो, जैसे लता जी के अलावा मुझे बहुत सुरीले लोगों में तुफैल नियाज़ी याद आते हैं। जी बिल्कुल, वो तो है ही है, वोकल म्यूज़िक में, इसलिए तो उसमें आप एक्चुअली वोकल की बात हो रही थी, मैंने इसलिए
तो ये लता जी हैं, या जैसे तुफैल न्याज़ी, अब वो कोई आगे शुरू में ही एक आध दफ़ा करके, तो वो पंजाबी ने सारे थले ला देते सब। मैंने उनके साथ भी बहुत टाइम गुजारा। मेहंदी साहब हो गए, जी मेहंदी साहब हो गए, तो फरीदा खान कमाल ही है, वो तो हैरान ही होते कर रही होती है तो हैरान हो जाते हैं कि ये तो अभी शुरू भी नहीं किया तो पागल करती है ना, ज़्यादा पीली ने जैसे। ये बहुत ही अच्छा, वो एक इस तरह करके वो जो एक स्ट्रक्चर बनता है, तो हम इस टेम्पोरल आर्ट में उस आर्ट फॉर्म को कहीं अंदर से भीतर से महसूस करना शुरू कर देते हैं। गुलजार साहब मेरी हमेशा हेल्प करते हैं, पिछली दफ़ा भी उन्होंने की थी। देखिए एक शायर ने इसको कैसे समझाया, हालांकि उनका म्यूज़िक से ताल्लुक़ तो बहुत है मगर डायरेक्टली। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा। बस इस तरह की कुछ बात। मेरी उनसे मुलाकात हुई बांद्रा में, तो मैं एक दफ़ा गया था इंडिया, तो मैंने उनसे कहा कि आपको, इसमें भी उन्होंने वजाहत ही की है कुछ जो आज काम आ रही। मैंने कहा आपको टाइम का बहुत मसला है। कहती ये क्या तो मैंने कहा आपके लिए स्पेस तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। कहते क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा कुछ लोग हैं वो मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं कि उनको बहुत इसमें वो है, ट्रिगर ऑफ होते हैं एज एन आर्टिस्ट, फिर कुछ देर पर 15-20 साल बाद मिलेंगे, और ये आप क्यों करते हैं? तो कहने लगे कि आपका क्या ख्याल है कि टाइम सिर्फ फ़लसफ़ी को ही हॉन्ट करता है, ये आर्टिस्ट को, शायर को भी बहुत हॉन्ट करता है। तो मैंने वो जान छोड़ने को मैं तैयार नहीं था। तो मैंने कहा आपको टाइम की क्या चीज़ हॉन्ट करती है जिससे आप ट्रिगर ऑफ होते हैं क्रिएटिविटी पे? तो जवाब देखिए, अब एक अच्छे बड़े शायर कह लगे मुझे टाइम की ये चीज़ ट्रिगर ऑफ करती है कि ये एंडलेस है, ये कहीं रुकता नहीं, चलता रहता। इसकी आदत भी आदमी सी है, इसकी आदत इस तरह की, बिल्कुल इस तरह उन्होंने बहुत शेर भी कहे जो उसी कॉन्शियसनेस में से एक निकले। तो बाकी मैंने तैमूर साहब से पिछले दिनों भी कहा था, जब पिछले महीने किया तो कुछ देर में सिर्फ एक ही पॉइंट हो सका, तो मैंने कहा दाढ़ गीली नहीं हुई। आज उन्होंने थोड़ा सा हुए, तो इससे पहले कि मैं बहक ना जाऊँ, बहुत लंबी बातें शुरू कर दूँ, क्योंकि मैं मुझे फ़लसफ़े से ऐसा ही इश्क है जैसे म्यूज़िक से है, तो मैं पहले पूछ लूँ कि अब इसको समाप्त करें या मैं और हमारी तरफ से तो इजाज़त है। खूबसूरत बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा और करके वाइंड अप कर दें। मगर तैमूर साहब मेरी ख्वाहिश ये है कि इस तरह का कोई शॉर्ट या लॉन्ग कोर्स यहाँ पे शुरू करें। ये डेमो ही समझें, ये डेमो एक महीने पहले। टाइम की बात से एक जोक मुझे याद आ रहा है, लेकिन इसमें समझने की बात। जी जी जी। वो दोस्त 3 सरदार चले जाते हैं एयरपोर्ट पे दोस्त को लेने के लिए। अब फ्लाइट पे आना होता है 7 बजे। अब वो सरदार दूसरा दोस्त कहता ओए कहते 12 बजे आ रही है, 3-4 घंटे लेट हो गई, चल चाय पी ले। कहता नहीं रुकी रहो, 15 मिनट गुजर बिल्कुल इस पे जरा गौर करें। नहीं बिल्कुल सही बात है। ये जो आपने जो बात की बिल्कुल सही बात है, इसमें बिल्कुल सही बात है। और ये मैं समझता हूँ कि बाज़ लतीफ़ पैराए में बातें ऐसी होती है कि जिसके भीतर में बहुत गहराई होती है। इसमें हमारा एक फ्रेंच फ़िलासफ़र बहुत मशहूर है, बर्गसां का ये ख्याल है, और मुझे लगता है कि बर्गसां के बग़ैर, मेरा ये ख्याल है, बर्गसां के बग़ैर भी म्यूज़िक में बात ही नहीं हो सकती। कुछ लोग इतने बड़े होते हैं कि अपनी अपने मुकदमे के साथ ही चल, मतलब उसने कहा, उसका ये डिटेल से बात की, अभी बताता हूँ, अभी मैंने तकरीबन बताई थी। बर्गसां का ये ख्याल है कि वक्त की 2 शक्लें हैं, एक एक्सटर्नल टाइम और एक्सटर्नल टाइम है कि जिनको हमने घड़ियों में भी बांधा है और उसके मुताबिक अपनी डे टू डे लाइफ का वो करते हैं। वो कहता है एक इंट्यूटिव टाइम भी तो है। अच्छा, एक्सटर्नल टाइम अगर टुकड़ों में जैसे अभी है मोटा मोटा बंधा है, तो इंट्यूटिव टाइम उस वक्त में एक नुक्ता है जो आपको ढांप लेता है, और इसको हर अच्छा गाने बजाने वाला समझता है। ये हो नहीं सकता कि सुर पूरा लगा हो और आप उस मेडिटेशन में ना घुस गए हो और उस योग में ना गए हो। मैं शागिर्द हूँ उस्ताद छोटे गुलाम अली खान साहब का। अभी मुझे इतनी खुशगवार हैरत हो रही थी, आपने तो मेडिटेशन का कई बताया, वो फॉर्मली पढ़े लिखे नहीं थे, वो हमेशा हमें समझाते थे
कि अब ये देखें कि वो उस तरह डिटेल से चाहे ना कर सकते हो, अपने उस मुसलसल गाने बजाने से वो कहते थे पहले ऐसे बैठा कर, नीचे बैठा कर, ऐसे करा, और ये स्थान से अस्थाई है। और अगर अच्छा भी वो भी पता नहीं उन्होंने सीखा या अपनी नेचुरल जहानत से, वो ऐसे बैठ के नाक से सांस लेके और मुझे ये कई दफ़ा लोग ये जब इमेजिन करते हैं कि ये मेरी टेंशन गई, ये मेरी वो गई, तो वो रिलैक्स। और मेरा ख्याल है कि नफ्सियात में इसको सेल्फ सजेशन कहते हैं। इसका उर्दू में तर्जुमा हो चुका है और ख़ुद तलकीनी के नाम से ये किताबों में मौजूद है। ये सेल्फ सजेशन है। तो कई दफ़ा हिप्नोसिस के बग़ैर भी तो उसमें एक म्यूज़िक का करने वाला ख़ास तौर पर ईस्टर्न सेटिंग में, तो ये बग़ैर बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस किए तो वो मेडिटेशन को, इर्तिकाज़े तवज्जो को और इन चीज़ों को समझ रहा होता है। एक बात और कह के मैं ख़त्म करता हूँ, फ़िलहाल वो डेमो ही समझें पिछले महीने की तरह, फिर आगे करेंगे। एक दफ़ा ये हुआ कि मेरा भाई जो आपको बहुत दोस्त भी है, तो आपको पता है फ्रेंच सेंटर के एक ओलिवियर एक हमारे दोस्त होते थे, तो वो बहुत फिरते थे क्लासिकल उसमें। तो वहाँ एक महफिल हुई तो मुझे भी ले गया। तो एक तानपुरा था हमारे पास दूसरे काले का इंडिया से, तो सिर्फ तानपुरा छेड़ के तो कुछ गाया, तो वो सारे इंजॉय कर रहे थे। तो मुझे ये ज़रा हुआ कि इनको क्या समझ आ रही है, ना तो भाषा इनको कोई समझ आती है और ना ही इनको ये हमारा टोनल स्ट्रक्चर ये है। उसका जो जवाब है एक गैर मुल्की मगर बहुत ज़हीन आदमी का, उस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैंने उससे कई चीज़ें सीख ली। उसने हालांकि अपनी एक फितरी उसने कहा, तो मैंने कहा इसमें क्या ऐसी चीज़ है आप ज़बान को नहीं समझते, करे इट डजंट मैटर। मैंने कहा मगर आप टोनल स्ट्रक्चर को भी तो नहीं समझते। तो उसने मुझे कहा योर म्यूज़िक इज़ वेरी मेडिटेटिव। और ये यकीन करें कि ये मेडिटेशन को अगर हम समझते तो क्लासिकल के नाम पे जो इतनी हुल्लड़बाजी हो रही है कई दहाइयों से, इस हद तक तौहीन, किसी का नाम मैं नहीं ले रहा, ज़्यादातर लोग इस हद आखिरी दर्जे तक म्यूज़िक की तौहीन करके कह देते हैं कि हम क्लासिकल गा रहे हैं, और फिर कहते हैं लोग हमें सुनते क्यों। इससे अच्छा है कि खामोश रहा जाए और उसको वो ना किया जाए, क्योंकि इसके पीछे वाकई अगर यकीनन छोटे गुलाम अली खान साहब गलत नहीं हो सकते, बरगज़ा गलत नहीं हो सकता, फ्रेंच लोग गलत, अगर इसके पीछे वाकई मेडिटेशन है और ये वाकई मेडिटेटिव है, और अगर ये वाकई इर्तिकाज़े तवज्जो की बात है, और ये वाकई अगर इस तरह एक योगी की तरह, तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। और हमारी अस्थाइयों के जो बोल हैं वो जगह जगह ये बताते हैं कि वो ये किस तरह। तो उसको बस मैं मिल्टन की एक लाइन पे ख़त्म करूँगा क्योंकि मुझे तो आमद अब आनी शुरू हुई है, तो फिर लंबी ना हो जाती कि अभी मुझे लगता है कि और दोस्त भी हैं, लंबा प्रोग्राम है इनका, वो कोर्स की भी तो बात चल रही है इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये है कि मिल्टन की एक लाइन पे ख़त्म करते हैं। उसने एक जगह कहा था, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। बस इस तरह की बात है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैंने दुनिया के, मुबालगा ना समझिएगा, दुनिया के बेहतरीन लोगों के साथ मैंने टाइम गुजारा। मेरे उस्ताद थे सलीम इकबाल, वो पाकिस्तान में बहुत मशहूर बहुत ही बड़े मौसीकार, और वो दिल्ली घराने के थे। तो एक दफ़ा उन्होंने कहा कि दो बातें उनकी भी मैं कह दूँ, तो और वो बहुत सोचते भी थे, गाने को बहुत सुनते। तो सलीम इकबाल साहब की दो बातें मिल गई उस पर। तो उन्होंने कहा कि हमें कहने लगे कि पंजाबी में कहते हैं कि उन्नी देर तक गाना नहीं आ सकता। उन्होंने एक दफ़ा आके ऐसे बड़ा ऐलान किया, तो मुझे पता था कोई काम की बात आने वाली। तो मैंने कहा कब तक? तो कहने लगा जब तक तानू पता ना होए केड़ा ताड़ तो चंगा है। अच्छा, मैं समझ गया कि ये वो सूफी मुनीशा ये क्या करना चाहते हैं। तो मैंने फ़ौरन कहा कि उस्ताद जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कहने इस करके तो गाना नहीं आता। तो फिर मैंने थोड़ी सी शरारत की, मैंने कहा ये हर बंदा तो अपनी तारीफ़ करता है। कहने लगे कि नहीं ये फिर वो देखे, वो कहने लगे कि किसी दे बात होने लिए काफ़ी है कि अपने आप नेक समझे, और किसी दे जाहिल होने लिए काफ़ी है कि अपने आप आलम समझे। और कहते हैं कि ये जो सेल्फ निगेशन है ना,
कि आप कहीं भी हो, लाहौर में हो, पेशावर में हो, गिलगित में हो, मतलब पहले ये देखो कि मैं आप शायर हैं या पेंटर हैं तो केड़ा केड़ा तक तो चंगा है, ताकि वो एक सेल्फ निगेशन का एक हुनर। और दूसरा ये जो बात हो रही थी कि ऑल्सो सर्व एंड वेट, वो कह रहे थे, कहने लगे कि आपकी चाहे गाड़ी ही छुटनी हो आधे पौने घंटे पर, सीम सर जुमे का सारा दिन, उस जुमे की छुट्टी होती थी, मेरे साथ गुजारते, तो कहने लगे कि चाहे कहीं फौरी तौर पे जाना हो, मगर जब आप बैठें और शुरू करें तो उस हाल में ऐसा लीव करें जैसे सदियों यहाँ बैठे। हैरत अंगेज तौर पर खान साहब, वो तो मेरे उस्ताद तो अनपढ़ आलम आदमी थे, हैरत अंगेज तौर पर बहुत अरसे बाद एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी के मुंह से ये सुना, और उस्ताद की अहमियत और बात हुई। सलीम साहब बहुत बड़े आदमी, जैसा आपको दरीदा ने एक जगह कहा है कि आर्ट फॉर्म में, ख़ास तौर पर मौसीकी में, हमें तवज्जो देनी है इज़नेस की तरफ, क्योंकि आप एक सतह पे देखें तो जो हम कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे रह के प्रेजेंट को काबू करना। अगर ये टेम्पोरल है तो ये टेम्पोरल भी बहुत पीछे या बहुत आगे की बात है, उस वक्त, उस जगह, उस मोमेंट की बात। हमारे बहुत बड़े कंपोज़र और बहुत बड़े अपनी इंट्यूशन से जहाँ पहुँचे थे, मगर ये काफ़ी नहीं होता इंट्यूशन। वो लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, उन्होंने, मुझे अफसोस है, जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ये मुबाहिस अभी शुरू भी नहीं हुई। इसमें मेरी भी गलती है, मैंने अभी तक किताब लिख के क्यों नहीं छाप दी, ये इतना। तो ये है कि हम टेक्निकल म्यूज़िक की गुफ्तगू टेक्निकल म्यूज़िक पे करते हैं, कभी कभी ग्रामर को छेड़ते हैं, वरना वो भी उन्हीं को डाला हुआ है। कोकर साहब जो है गुलाम है, बस वही करते रहे, वो ग्रामर की बात करते हैं। म्यूज़िक की मिस्ट्री सिर्फ इस तरह सॉल्व कभी नहीं होगी, फ़लसफ़े, साइंस और इन चीज़ों को साथ मिलाना पड़ेगा, और थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल लोगों की तरह इसको भी लेके आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया।